हेलो एवरीवन, ट्रे पेज बाय सौरभ सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सुपर 30 सीरीज में मैथ का सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है और y बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो y बराबर अगर 1 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 उधर जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये 1 निगेटिव में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, 2x में से x गया, बचा x, यानी कि x बराबर 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कवर्ड इन 5.5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। If the speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम वुड बी सेव। क्वेश्चन कह रहा है दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी 5.5 घंटे में तय होती है अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो। फिर कह रहा है अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए तो कितना टाइम बचा लिया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पीड होता है, टाइम होता है और डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट अगर हम समझते जाएं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अगर उसके साथ अगर हम कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे तो उसके जैसा सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखने वाली बात ये है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो प्लेस है x y, इनके बीच की दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर। ठीक है, कोई पर्सन ए है, वो x से y की तरफ अगर पहले केस में मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसे लगेगा 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसे 2 घंटे लगेंगे। अब क्या करता है वो पर्सन सेकेंड केस में अपने स्पीड को डबल कर लेता है, 50 की जगह आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अगर ये अपना स्पीड को डबल कर लेता है तो टाइम पे क्या असर होगा। अब क्या है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसे 1 घंटा लगेगा। इससे हम क्या देख रहे हैं, स्पीड को अगर हम डबल कर लेते हैं तो टाइम हमारा हाफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये पॉइंट। इसको रेशियो समझते हैं, ओल्ड न्यू स्पीड और टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग। स्पीड पहले कितना था 50, न्यू स्पीड कितना हो गया 100। इसको अगर हम कैंसिल करें क्या रेशियो आ जाएगा 1:2। अब टाइम का अगर देखें, पहले टाइम अगर 50 था तो कितना लगता था 2 घंटा 2। अब 100 का स्पीड हो गया तो टाइम लग रहा है 1। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हुआ स्पीड को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी रेशियो में टाइम कम हो जाएगा। स्पीड 1 से 2 हो गया तो टाइम 2 से 1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तब ये क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या दिया है, स्पीड का रेशियो, जैसे हम लोग किए थे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ओल्ड न्यू, पहले था 50 किलोमीटर प्रति घंटे
अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया तो 55 हो गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा स्पीड का रेशियो 10:11। अगर स्पीड का रेशियो 10:11 है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम हो जाएगा 11:10। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले कितने घंटे लगते थे, 5.5। 5.5 देखिए अगर 11 का हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 आता है। वैसे ही तो इसको 10 को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि पहले जो इसको 5.5 घंटे लगते थे अब उसे 5 आवर्स लगेंगे। तो कितना टाइम बचा लिया, आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट्स वो बचा लिया। मतलब ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अगर वो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो ये क्वेश्चन इतने ही देर का होगा। क्लियर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A wire is in a shape of rectangle. Its length is 42.7 meter and its breadth is 21.8 मीटर। मतलब कह रहा है एक तार है जो कि एक रेक्टेंगल के शेप में है, ऐसा कुछ होगा, मान लेते हैं ये तार होगा रेक्टेंगल के शेप में, जिसका लेंथ दिया है 42.7 और ब्रेथ दिया है 21.8। ठीक है, अब कह रहा है इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर इसी तार को रेक्टेंगल के जो शेप में, इसको अगर हम खोल दें, खोलने के बाद इसको खोल देंगे, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। खोलने के बाद इसको रिशेप करना है एक स्क्वायर के शेप में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो उससे स्क्वायर का साइड क्या होगा। ठीक है, अगर हम इस रेक्टेंगल को खोल के स्क्वायर करें, इसका जो पेरीमीटर होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि उसका लेंथ तो ना हम लोग काट रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, इसी लेंथ का यूज करके ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्या होता है 2l + b, 2 × 42.7 + 21.8। ठीक है, अगर इसको हम ऐड करें 8 7 15 2 1 3 1 4 3 6, ये आ जाएगा 2 × 64.5। ठीक है, 2 × 64.5 कितना होता है 129। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 129। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 129 है, ये हम जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो इसका एक साइड आ जाएगा 129/4। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 32, एक ही ऑप्शन है 30.2.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्शंस देखते रहना है कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे हम आंसर ले आ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 12, 24, 48, 60 एंड 96। मतलब वो 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए।
हिंदी पे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है अभी, वो ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है और एक स्मार्ट अप्रोच है। मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ। पहले ट्रेडिशनल तरीका देखें तो सबसे पहले देखना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 1 पे 4 जीरो, ये हमारी 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर ये नंबर 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इन सब का हम एलसीएम निकालें, उससे भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम निकालें एलसीएम ऑफ 12, 24, 48, 60 एंड 96, तो ये आ जाएगा 720। ठीक है। तो अब हम 720 को 10,000 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक बार में जाएगा 720, कितना बचा 280, 280 एक जीरो 2800, 3 बार में कितना हो जाएगा जीरो 3 दूनी 3 बार में अगर हम डिवाइड करें, 0 3 दूनी 6, 7 21, 2160, ठीक है। तो हमारा देख रहे हैं हम 640 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है। लेकिन हमें 720, अगर हमारे पास 720 होता तो ये पूरी तरीके से एक बार में चला जाता, यानी कि अगर इस नंबर में हम 80 जोड़ देते तो यहाँ पे अब क्या बचता। अगर यहाँ पे 10,000 की जगह 10080 होता तो ये नंबर पूरी तरीके से 720 से डिवाइड हो जाता। अगर 720 से डिवाइड होता तो 12, 24, 48, 60 और 96 से भी हो जाता। ये कहाँ से आया, 720 हमें लाना था, यहाँ पे 640 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें अगर हम 80 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 720। 720 आता तो एक बार में ये पूरा चला जाता। तो छोटी छोटी 5 की संख्या क्या होगी, 10,080। ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रेडिशनल तरीका, जो 10 में से 6 आदमी, 10 में से 9 लोग यही यूज करेंगे, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम देखें को नंबर को ध्यान से तो क्या नंबर दिया गया है, 12, 24, 48, 60 और 96। ठीक है। सारे नंबर क्या है, 12 के मल्टीपल हैं, इतना चीज़ क्लियर है। 12 के मल्टीपल अगर हैं, एक चीज़ अगर हमें पता है, अगर जो नंबर 12 से कटता है तो वो नंबर 4 से भी पूरी तरीके से कटेगा और 3 से भी पूरी तरीके से कटेगा। मतलब वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करेगा और 3 का भी करेगा। 4 का हम जानते हैं क्या होता है, अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखें, 00 ये हो रहा है, 24 ये भी हो रहा है, 60 ये भी हो रहा है, 80, मतलब ये चारों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 वाला चेक करते हैं। 3 वाला चेक करने का हमें पता है, डिजिट का जो सम होता है वो भी 3 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी होगा। तो 1000, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 2 6 1 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 1 7 1 8, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 1 9, ये एक नंबर बचा जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन इतने ही देर का था। ऐसे स्मार्टली अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज फॉर कारपेंटिंग अ रूफ ऑफ 65 डीएम इंटू 30 डीएम एट 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब कोई एक रूम है 65 इंटू 30 डीएम जिसका डायमेंशन दिया है, उससे उस रूम में हमें कारपेट लगाना है। अगर कारपेट 45 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से लगता है तो हमसे पूछ रहा है कितना रुपए हमें लगेगा। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान जाइए, कन्वर्जन। 1 मीटर बराबर होता है 10 डीएम। बस क्वेश्चन इतना ही था, अगर ये कन्वर्जन पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। रुपीज ये पर स्क्वायर मीटर में दिया और ये डीएम में दिया है, तो डीएम को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे रूम के, 65, अगर 1 मीटर बराबर 10 डीएम होता है तो 65 डीएम बराबर क्या हो जाएगा 6.5 मीटर इंटू 3 मीटर। इससे रूम का एरिया निकल जाएगा। एरिया बराबर हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि 6.5 इंटू 3, और पर ये एरिया आ गया पर स्क्वायर मीटर 45 रुपये दिया है, यानी कि 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 1 13 इंटू 6.5, तो देखिए अगर हम 5 25 25 6 135 गुना 65 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, यह आ जाएगा लगभग 877.5, लगभग क्या एग्जैक्टली यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, 1 मीटर बराबर 10 डीएम होता है। ये चीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं करने लायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ जे एंड जॉय इज 5:2। मतलब दो पर्सन है जय और जॉय, इनके एज का रेशियो दिया है 5:2। द सम ऑफ देयर एजेज इज 63। इनके जो एजेज है उनका सम 63 ईयर्स दिया है, तो हमसे पूछा 9 साल के बाद उनका रेशियो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो का भी सम कर लेते हैं। 5 है 2 है, 5 2 7, यानी कि 7 रेशियो बराबर 63 दिया है, 1 रेशियो बराबर 9 हो जाएगा। जय की करेंट एज क्या हो जाएगी, 9 5 करेंट एज ऑफ जय ये हो जाएगा 45 ईयर्स, और जॉय की कितनी हो जाएगी 9 × 2 18 ईयर्स। हमसे पूछ रहा है इनका रेशियो क्या होगा एज का 9 साल बाद। 54 मतलब 45 में अगर 9 जोड़े आफ्टर 9 ईयर्स, इनका रेशियो हो जाएगा 45 + 9 54, और 18 + 9 27, यानी कि 2:1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। Selling 90 chocolates for rupees 160, a chocolate trader loses 20%. How many chocolates should he sell for rupees 96 to make a profit of 20%? मतलब कोई चॉकलेट सेलर है, वो 90 चॉकलेट अगर 160 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल लैंग्वेज घुमाया है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एसपी ऑफ 90 चॉकलेट्स हमें दिया हुआ है रुपीज 160। कब दिया है ये, जब हमें 20% का लॉस हो जाए। ठीक है, तो सीपी ऑफ 90 चॉकलेट्स क्या हो जाएगा, 20% मतलब होता है 1/5।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर 5 सीपी है तो एसपी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 रेशियो बराबर 160 दिया हुआ है हमें, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 1 बराबर 4 बराबर 160 है, 1 बराबर 40, 5 बराबर 200, यानी कि सीपी ऑफ 90 चॉकलेट्स आ गया ₹200। लेकिन हमें इसे 20% प्रॉफिट पे भी बेचना है, तो एसपी ऑफ 90 चॉकलेट्स एट 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 का 20% 240 होता है, यानी कि 240 रुपये। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि हमें 96 रुपये का ही चॉकलेट बेचना है। ठीक है, ये 240 में अगर 90 चॉकलेट बेचता है तो 96 में कितना बेचेगा? 240 अगर देखें तो ये 2.5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 96। जब रुपीज़ को किए हैं तो चॉकलेट को भी 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 36, यानी कि वो 36 चॉकलेट बेचेगा अगर 96 रुपये में, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए साइंस एग्जाम। कुछ डेटा दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कितना स्कोर होगा। हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीन बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये जो सारा डेटा दिया हुआ है इसको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। कितना नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम स्कूल में करते थे। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके लिए बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर हम कुछ नंबर्स देखें, मान लेते हैं 72, 74, 76, 78, 82 और 86। ठीक, अगर हमें इसका मीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे? 72 प्लस 74 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 82 प्लस 86, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 2 प्लस 70 प्लस 4 प्लस 70 प्लस 6 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 70 प्लस 12 प्लस 70 प्लस 16 अपॉन 6। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। और यहाँ हम देखें 70 कितने टाइम आया? 6 टाइम आएगा। 1 2 3 4 5 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 इंटू 6 प्लस 2 4 6 8 12 16। ठीक है, अपॉन 6। अगर हम इसको देखें, फर्दर सॉल्व करें तो ये 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 70 प्लस 2 प्लस 4 सेकेंड हमारे पास बचेगा 70 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12
प्लस 16 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। क्या फॉर्मूला डिराइव किया? अगर इस 70 को हम एज्यूम्ड मीन अपना मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड मीन प्लस ये क्या आया? 70 से ज़्यादा था ये, मतलब ये डेविएशन हो गया। अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू मीन। क्लियर है ये पॉइंट? ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल होगा, बहुत इजीली हम लोग इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चले अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, इसमें एक ऐसा नंबर मीन मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जो थोड़ा हम हमारा काम आसान करते हैं। अगर इसको हम लोग गौर से देखते हैं तो 52 को अपना एज्यूम मीन मान लेते हैं, ठीक है। वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन अपॉन एन। इसको यूज करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। हमने 52 माना था एज्यूम्ड मीन, तो क्या आ जाएगा? 52 प्लस डेविएशन फटाफट निकालते हैं। ये कितना डेविएट कर रहा है? 41, 51। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से 41 से क्या डेविएशन मिलेगा हमें? -11, -13, 0, ये हो गया 48, -4, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मीन बराबर आ जाएगा, हमने 52 डेविएशन माना प्लस -11 -13 प्लस 0 -4 प्लस 2 ये आ गया +2 आ गया, ये आ गया +10 -6 0 -12 प्लस 44 -10 -12 और 98 देखेंगे तो ये हो जाएगा +46 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 52, इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा 42/15। इसको करें तो 15 दूनी 30, 12, 2.8, 52 प्लस 2.8 54.8, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, हमने नया चीज़ सीखा आज। एनटीपीसी में डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछता है। हमने फॉर्मूला डिराइव करके देख लिया कैसे ये फॉर्मूला आया था, और बहुत आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? -4.6 इंटू -4.6 सेकेंड -4.6 अपॉन -4.6 प्लस 6 क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, इसको कैंसिल करें, ये हो गया 2.3। 2.3, एक माइनस गया, 2.3 इंटू 2.3, 23 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, 529। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लगा देंगे, निगेटिव में है, -5.29 आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें करने लायक था नहीं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ 4 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹60, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। क्या ही है क्वेश्चन। कह रहा है 4 मीटर कपड़े का दाम है 60 रुपए, 1 मीटर का क्या दाम हो जाएगा? क्वेश्चन पूछने वाला है। क्यों ये क्वेश्चन पूछा था, समझ के बाहर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 399, फाइंड द लोअर ऑफ देम। मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, जैसे 13, 15, 11, 13, ऐसे कुछ 2 नंबर होंगे, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 399, हमें उसमें से छोटा नंबर सॉल्व करना है। इसमें अगर हम इक्वेशन बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं वो 2 नंबर 17 और 19 रहा होगा, तो क्या होगा? यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 9, यानी कि 9 आना चाहिए। अगर 9 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट आएगा 3, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 19 और 21 का करें, क्या यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 इंटू 1 9, यही आएगा। मतलब 2 नंबर कंसेक्यूटिव क्या होंगे? 19 इंटू 21, यूनिट डिजिट से हमने आराम से कर लिया क्वेश्चन। 9 इंटू 1 9, फिर 99 आ जाएगा। उसमें हमसे छोटा वाला पूछा है, तो छोटा नंबर 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ये क्या हो गया? 20 - 1 20 + 1, 20 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 400 - 1 399 आ गया। ठीक है, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, दिमाग को एक्टिव रखें, तो बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मतलब सीपी ऑफ 25 चेयर्स बराबर दिया है एसपी ऑफ 20 चेयर्स के। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सीपी 25 इज इक्वल टू एसपी 20, फ्रैक्शन में ले आते हैं, सीपी बाई एसपी क्या आ जाएगा? 20/25, कैंसिल करें 4 5, मतलब कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, 4 का सामान 5 पे बेचेंगे, 1 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, 1/4 पता है 25% होता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक ट्रेडर है जो अपने सामान पे 20% ज़्यादा लिखकर बेचता है। उसके बाद वो क्या करता है, इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट इज द फाइनल प्रॉफिट। मतलब वो कोई ट्रेडर है, 100 का सामान रहा होगा, उस पर 20% मार्कअप कर देता है, तो अब सामान कितने का मिला? 120 का हो गया।
उसके बाद क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर वो 5% 120 का दे देगा तो कितना हो जाएगा, 120 का 5%, 10% होता है 12, 5% हो जाएगा 6, यानी कि 120 माइनस 6 क्या हो गया, 114। हमसे पूछ रहा फाइनल क्या होगा प्रॉफिट, 100 का सामान था, 114 में बेच रहा है, 14% प्रॉफिट। ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल्स होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन झटके में होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी ऑन रुपीज 7500 फॉर 2 years and 4 months एट 12% पर एनम रेकंड एनुअली। मतलब 7500 रुपये पे हमें 2 साल और 4 महीने पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 12% हमारा रेट है। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 12%। अगले साल भी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12%। लेकिन तीसरे साल हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, केवल 4 मंथ्स का चाहिए। ठीक है, अगर 12 मंथ्स का 12% होगा तो 4 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 4%। मतलब हमें 12%, 12% और 4% निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस है। करने के इसके बहुत तरीके हैं, हम लोग सिंपल तरीका अपनाएंगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे 3% होता है, उसका भी सक्सेसिव निकाला जा सकता है। जब हम लोग डिस्काउंट पे क्वेश्चन ऐसा आएगा तो देखेंगे उसको कैसे करेंगे। फिलहाल तो ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12% और 12% सक्सेसिव क्या आ जाएगा, 12 + 12 + 12 × 12/100, यही होता है। a + b, ए भी है बाई 100। ये अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होता तब होगा। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है तो देखेंगे आगे, इसमें सेम चीज़ है, बस थोड़ा चेंज करते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चन आएगा उसका। ये हो गया 12 + 12 24 + 144/100 1.44, 25.44। हमें अब सक्सेसिव निकालना है इसका 4 के साथ, +4। इसको हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 25.44 को इग्नोर करते हैं, फिलहाल केवल 25 लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25 × 4/100, 25 चौके 100, 100 में से 100 गया 1, ये हो गया 25 + 0.44 कितना हो गया, 29.44 + 1, अप्रॉक्स 30% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये हमारा इंटरेस्ट। सॉल्व करके देखते हैं, 7500 का 30% कितना होगा, 10% होगा 750, 750 गुना 3, 2250 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देखें तो 2250 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, 2284, यही हमारा आंसर हो गया। अप्रॉक्स अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं। अप्रॉक्स से किए, हमने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देख लिया ऑप्शन। अगर यही ऑप्शंस क्लोज होते तो दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा मेथड चेंज होते रहेगा। वो स्मार्टनेस कब आएगी, स्मार्टनेस आएगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, कह रहा है cos थीटा + sin थीटा बराबर m दिया हुआ है, और sec थीटा + cosec थीटा बराबर n दिया है। तो हमसे पूछ रहा है भैया m/n क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाने जाएं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू पुटिंग के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसी स्टेप में हम लोग देखेंगे। आगे भी एक क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, क्यों होता है,
अगर इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, वैल्यू पुटिंग करना है 0, 90 और 45, केवल यही 3 डिग्री से हम लोग वैल्यू पुटिंग ट्राई करते हैं। 30-60 में क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है, इससे अच्छा हम लोग ट्रेडिशनल जाएंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। 90 जीरो कब यूज़ नहीं करेंगे, जब हमारा इन्फिनाइट में आ जाए वैल्यू, जैसे कोई भी नंबर डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे 0 या 90, जैसे 3/0, ये तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा टाइप का अगर आता है तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हमारा फेल हो जाता है। तो 0 और 90 देखिए, अगर यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो इन्फिनाइट ये चला जा सकता है, तो हम लोग सीधा 45 से ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर थीटा बराबर 45 रखते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos 45 बराबर होता है 1/√2, साइन 45 बराबर भी होता है 1/√2, सेक और कोसेक 45 बराबर होता है √2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इस पे। इस पे वैल्यू पुट करें, ये क्या आ जाएगा, 1+1/√2 प्लस 1/√2 बराबर m, नीचे हो गया √2, 1 + 1 2, तो कैंसिल करें तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारी √2, सॉरी m बराबर आ गया √2। ऐसे ही n को करें, ये क्या आ जाएगा, √2 + √2, यानी कि n बराबर आ जाएगा 2√2। हमसे m/n की वैल्यू पूछा है, मतलब √2/2√2, कैंसिल करेंगे तो आ गया 1/2। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 1/2 कौन सा आ रहा है, 1 नहीं है, साइन इंटू कॉस होगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर वैल्यू पुटिंग करते हैं तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, सेक को सेक क्या आएगा, √2 इंटू √2 2, ये भी ऑप्शन खत्म, 10 cot 1 इंटू 1 1, ये भी नहीं होगा। वैल्यू पुटिंग सिंपली हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसलिए वैल्यू पुटिंग का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ वैल्यूज हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है x, y and z take 18 days to complete a piece of work. If x works alone, he finishes the work in 36 days. And if y works alone, he finishes the work in 60 days. So, how long will it take z to complete the work alone? मतलब x, y और z 3 लोग हैं, ये लोग अगर साथ कोई काम करें तो 18 दिन लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। उसी काम को अगर x अकेला करता है तो उसे 36 दिन लगते हैं, और उसी काम को अगर y अकेला करता है तो उसे 60 डेज लगते हैं। हमसे पूछा है z अकेला करे तो कितने दिन में काम कर लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका एलसीएम अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 180, इसको हम अपना टोटल वर्क मान लेते हैं, इससे हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे सबकी। x + y + z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क है 180, ये 18 दिन में काम करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे, 180/18 10, इनकी एफिशिएंसी हो गई। x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 180/36 5, और y की एफिशिएंसी हो जाएगी 180/60 3। हमारे पास x + y + z की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई है, x की एफिशिएंसी आ गई है, y की आ गई है, तो हम z का निकाल सकते हैं। x + y + z दिया हुआ है 10, x का है 5, y का है 3, तो z का कितना हो जाएगा, 5 3 8, 10 में से 8 गया 2, यानी कि z से एफिशिएंसी हो जाएगी 2।
टोटल वर्क है 180, जेट की एफिशिएंसी है 2, तो कितना टाइम लेगा? 180/2, 90, यानी कि जेड 90 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स गेट इंटरचेंज्ड, फाइंड द नंबर। मतलब कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है, 63 हो सकता है, 72 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है उनका सम 9 है। 9 मतलब क्या हुआ, जैसे 5 और 4 9 हुआ, इस टाइप का डिजिट का सम 9 है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है अगर उस नंबर में हम 27 ऐड कर लेते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर 45 है इंटरचेंज होकर क्या हो जाएगा, 54, इस टाइप का। तो हमसे पूछा और नंबर क्या होगा, सॉल्व करते हैं ऑप्शंस की मदद लेके। अगर हम देखें, पहला पॉइंट देखें, इनका सम 9 होना चाहिए। 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9, 7 दोनों सारे सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 27 इज एडेड टू द नंबर। अगर इसमें हम 27 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12 हो गया, 4 2 6 1 7। 45 को इंटरचेंज करेंगे तो 54 आना चाहिए, 72 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगली बार अगला ऑप्शन है 36। अगर इसमें हम 27 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 7 6 13, बैलेंस 1, 3 2 5 1 6 हो गया। इसको इंटरचेंज हो गया, ये 27 जोड़ने पे ये नंबर चेंज हो गया। 3 6 की जगह 6 3 आ गया, ये आंसर हमारा हो गया। क्लियर है? ऑप्शन से बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वरना हमारा ट्रेडिशनल तरीका तो है ही x+10y वाला। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x+y। इक्वेशन बना सकते हैं, इसमें अगर 27 जोड़ें तो बराबर हो जाएगा 10x+y के। इसको भी सॉल्व करके आंसर हम लोग ला सकते हैं, क्यों लाने जाए जब डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करना बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 55 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 9:16, फाइंड द एंगल्स। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। हमने क्लास 8 में पढ़ा था ये थ्योरम। तो अगर कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एक एंगल मान लेते हैं ए दिया है 55 डिग्री, अब बाकी दो एंगल का हमें रेशियो दिया है, तो हमें बाकी दो एंगल पता करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए हमें पता है 55 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 में 55 गया, 125 डिग्री। दोनों का हमें रेशियो दिया है, 9 और 16 कितना होता है 25, यानी कि 25 रेशियो बराबर दिया है 125 डिग्री। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5। हमसे दो बाकी एंगल पूछे हैं, इनका रेशियो कितना है 9 और 16। एक रेशियो बराबर अगर 5 है तो 9 रेशियो बराबर हो जाएगा 45 और 16 रेशियो बराबर हो जाएगा 16 85, यानी कि 45 और 80 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, बस यही कॉन्सेप्ट था इसका। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 कारपेंटर्स मेक 96 विंडोज इन 16 डेज। मतलब 6 कारपेंटर अगर 16 दिन काम करते हैं तो वो 96 खिड़कियां बनाते हैं। तो अगर 8 कारपेंटर्स वर्क फॉर 4 डेज हाउ मेनी विंडोज विल दे मेक। अगर 8 कारपेंटर 4 दिनों तक काम करें तो वो कितनी खिड़कियां बनाएंगे, हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है
वर्क 1 अपॉन M1 इंटू D1 बराबर वर्क 2 अपॉन M2 इंटू D2। क्लियर है? वर्क 1 कितना है, पहले 96 खिड़कियां बन रही हैं, हो जाएगा 96 अपॉन मैन 1 कितने काम कर रहे हैं, 6 कारपेंटर्स हैं, कितने दिनों में, 16 अपॉन वर्क 2 हमें निकालना है कितनी खिड़कियां बनेंगी, 8 कारपेंटर काम कर रहे हैं 4 दिन के लिए, इसको कैंसिल करें, 6, 6 से 6 गया, वर्क 2 कितना आ गया, 8 इंटू 4 32। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 8 कारपेंटर अगर 4 दिनों तक काम करें तो वो 32 खिड़कियां बना पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप किया जाए। सवाल नंबर 20 हमारा अलजेब्रा से कह रहा है इफ एक्स बराबर सेवन माइनस 4√3, तो हमसे पूछ रहा है √x प्लस 1/√x क्या होगा। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता होगा। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम x बराबर लिखे 4 प्लस 3 माइनस इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू √3, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 4 3 7 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4√3 सेम चीज आ गया। अगर हम इसको फर्दर और लिखें 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ है। लेकिन इसको लिखने से क्या फ़ायदा हो गया, अगर ये हमारा a है, ये अगर b है, तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इस फॉर्मूले पर बन के तैयार हो गया ये। इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर लिख सकते हैं हम 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, सेम चीज़ है। अगर x बराबर 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, यहाँ से √x निकल जाएगा, 2 माइनस √3। क्लियर है पॉइंट? √x मिल गया तो 1/√x भी निकाल सकते हैं। इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1। मतलब क्या हुआ, हमें मिल गया √x बराबर 2 माइनस √3 और 1/√x बराबर 2 प्लस √3। हमसे इसी दोनों का तो सम पूछा है, इसको अगर हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? सिंपल सा इस बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है ये, एग्जाम में यार आता ही आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संजय एंड जैकब स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 7 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई एक सेम पॉइंट होगा यहाँ पे। संजय क्या करता है, मान लेते हैं इस साइड दौड़ना स्टार्ट किया, और जैकब क्या करता है, मान लेते हैं इस साइड दौड़ना स्टार्ट किया। संजय की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड और जैकब की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा 42 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी।
अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? संजय और जैकब का रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर मान लीजिए आप 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर भाग रहे हैं, ठीक है, आपके पीछे कोई लगा हुआ है, वो 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपका पीछा कर रहा है, तो कभी ना कभी, क्योंकि आपका इसका स्पीड तेज है, कभी ना कभी ये पकड़ लेगा। लेकिन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में भागने की वजह से दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 7 + 5 हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा 42 मिनट के बाद क्या दूरी होगी? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो 12 × 60 गुना 42, ये आ जाएगा मीटर में। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 12 × 6 = 72, 720 गुना 42। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 3024 मीटर। इसको हमसे किलोमीटर में पूछा है, तो किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये पता है हमें। किलोमीटर में लाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30.24 किलोमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम। मतलब 5000 रुपये जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर 2 साल के लिए अगर 8% पे उसे ब्याज पे लगाया जाए तो सी आई और एस आई में क्या डिफरेंस होगा? हमें क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है ₹5000, टाइम दिया है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। हमसे पूछ रहा है पी आई माइनस एस आई क्या होगा? इसको सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मान लेते हैं 1000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट है 10%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1000 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो ये 10% रेट है, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। 1000 का 10% 100, 100, 100। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट देने की बात आएगी तो सेकेंड ईयर में ये 100 तो लगेगा इस पे 1000 पे, लेकिन इस 100 पे भी 10% लगेगा, ये हो गया 10। थर्ड ईयर में इस 100 पे 10% लगेगा, इस 100 पे भी 10% लगेगा, इस 10 का भी 10%, एक। तो अगर हम देखें 3 years का एस आई क्या हो जाएगा? 100 + 100 + 100 300। लेकिन 3 years का सी आई अगर देखें तो क्या होगा? 100 + 100 + 100 300 तो होगा ही, साथ में ये 31 भी एक्स्ट्रा आएगा, 331। तो डिफरेंस क्या आ गया सी आई माइनस एस आई का? 331 माइनस 300, 31 रुपये 3 साल के लिए। 2 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, 2 साल के लिए डिफरेंस आएगा 10। इसको हम न्यूमेरिकल समझ गया, फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम सी आई एस आई के डिफरेंस के लिए। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, इस पे 3 साल के लिए इंटरेस्ट लग रहा है।
R%, R%, R। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, और ये थर्ड ईयर हो गया। क्लियर है? प्रिंसिपल P है, R% इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या लगेगा? P का R%, ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा P इंटू R/100। सेकेंड ईयर देखें, ये भी P इंटू R/100 हो गया। थर्ड ईयर भी P इंटू R/100। लेकिन जब CI की बात आएगी तो इस पे भी R% लगेगा, मतलब P इंटू R/100 का R% क्या हो जाएगा? PR², PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब थर्ड ईयर में आएंगे तो हमें इस पे भी मिलेगा इंटरेस्ट, यानी कि हो गया PR/100 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखें अगर इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, PR², इस पे भी मिलेगा, और इसका भी R% मिलेगा, मतलब PR/100 का होल स्क्वायर का R% क्या हो जाएगा? PR/100 का होल क्यूब। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, PI माइनस SI, 2 ईयर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम देखें 2 साल की बात करें, तो हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू R/100 प्लस P इंटू R/100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही, साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब 2 साल का CI और SI में डिफरेंस क्या आ गया? PR/100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 3 साल भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में 3 साल जब मैक्सिमम पूछेगा NTPC में, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन इस टेबल के यूज करके हम लोग कितने साल का भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? PR², P इंटू R/100 का स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। थर्ड ईयर में देखें, अगर इस पे लगेगा R%, इस पे R%, इस पे R%, तो 3 ही बार होगा। इस पे R% लगेगा, इस पे R% लगेगा, मतलब 2 बार ही आएगा PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 ईयर क्या आ गया? PR/100 का होल स्क्वायर कितनी बार आया? 3 बार आया, 1, 2, 3, मतलब 3P R/100 का होल स्क्वायर प्लस P R/100 का होल क्यूब। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, और ये 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? अब चले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया सॉल्व करने के लिए, आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? डिफरेंस बराबर P R/100 का होल स्क्वायर, प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट है 8%, R 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 बाई 100 इंटू 100,
इसको अगर सॉल्व करें, 3 जीरो गया, कितना ये 2 बार में गया, 4 बार में, 8 चौके 32, मतलब 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस होगा 32 रुपये। क्लियर है? ये अगर डेरिवेशन हम समझे आराम से तो क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वरना लोग फॉर्मूला तो बता ही देंगे और फॉर्मूला रट के जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने, होगा कभी फॉर्मूला भूल जाए। लेकिन अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे सॉल्व किए हुए हैं, तो कभी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका वैल्यू पता करना है। आप देखें अगर इस क्वेश्चन को हम, अब यहाँ पे हमारा वैल्यू पुटिंग फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? अगर हम 90 और 0 लगाने जाए तो इन्फिनाइट में आ जाएगा। ये साइन 0 0 होता है, या अपॉन 0 आ गया तो नहीं यूज कर सकते। और अगर 45 यूज करें, ऑप्शन देखें, ये टेन थीटा है, 45 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कॉट थीटा ये भी 1 आ जाएगा, 2 ऑप्शन सेम हो जाएगा। तो उसके बाद 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा है, ये दोनों ऑप्शन भी सेम हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/√2। तो मिला जुला के बात ये हुई कि हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। इसका अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ये। ठीक है, यहाँ देखे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 1 प्लस 1 2। इसको अगर देखे तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो फर्दर सॉल्व करें, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बाई साइन थीटा। आंसर क्या दिया, 2 बाई साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल से इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया और ये हम लोग आंसर ले आए। क्लियर है?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल prepared 42 liters of medicine and filled it in bottles of 280 ml each. तो how many bottles would be required? मतलब क्या है, अब्दुल 42 लीटर मेडिसिन बनाता है और उसे कुछ बोतल्स में डालता है जिसका हर बोतल का साइज क्या है 280 ml है। हमसे पूछ रहा है कितना बोतल रिक्वायर्ड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml। तो 42 लीटर अगर है तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 1000 ml। हमें 280 ml की बोतल में डालना है, अपॉन हो गया 280। इससे हम निकाल सकते हैं, अगर बोतल की संख्या का n मान लेते हैं तो n बराबर आ जाएगा 14 तिया 42, 14 दूनी 28। मतलब अब्दुल को 150 बोतल लगेंगे, n बराबर आ गया 150। यानी कि 150 बोतल अगर उसके पास होंगे 280 ml के, तो सारे सॉल्यूशन सारी मेडिसिन को उसमें भर लेगा। सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 144, फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन को भी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन सेम टाइप का किए थे पीछे, इसको भी एलसीएम मतलब ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है ये 144 है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 4 है। यूनिट डिजिट का अगर हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर 16 और 18 होगा तो क्या होगा 8 छक्के 48, नहीं हो सकता। 6 चौके 24 पॉसिबल है। 8 इंटू 0 0, ये भी नहीं हो सकता। 4 इंटू 8 8, यूनिट डिजिट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आंसर हो जाएगा 14 एंड 16। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, अगर इसको हम यूज कर पाए ढंग से तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करता है। इतनी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ऑप्शन की मदद से, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मंथली सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3। इफ पी गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 10%, if P and Q get an increase of 10% and 5% of their existing salaries respectively, what will be the new ratio। मतलब कह रहा है P और Q का सैलरी का रेशियो है 4:3, ठीक है। और कह रहा है P की सैलरी 10% से हाइक करती है और क्यू की सैलरी 5% से हाइक करती है। तो हमसे पूछ रहा है कि नई सैलरी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको 10% बढ़ाना है, इसको 5% बढ़ाना है, तो इसमें हम 400 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। 400 का 10% कितना हो जाएगा आफ्टर हाइक, ये हो जाएगा 440, और 300 का 5% कितना हो जाएगा 315। 300 का 10% कितना होगा 30, 30 का आधा 15। ऐसे इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसको हम 5 से कैंसिल करें तो आ जाएगा 5 अठे 5 8 या 40, 5 8 या 40। इसको सॉल्व करें तो 5 3 68 इंटू 63। आज के बाद उनके सैलरी का रेशियो हो जाएगा 88 इंटू 63। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सवाल नंबर 27 कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1456 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 6 3 एंड 4 विदाउट लीविंग रिमाइंडर। मतलब 1456 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें, छोटा से छोटा,
कि उसको अगर हम 6, 3 और 4 से डिवाइड करें तो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ना छोड़े। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन में पहले भी सॉल्व किया है इसी सेट में। एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? 12। तो 1456 को अगर हम 12 से डिवाइड करें, देखते हैं क्या रिमाइंडर बचता है। 12 दूनी 24, 1 6, 12 1 का 12। देखिए हमारे पास 4 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर इस नंबर में हम 8 जोड़ दें, हमारे पास 8 और ज़्यादा होता तो 4 रिमाइंडर की जगह यहाँ 12 होता। 12 होता तो एक बार में पूरा पूरा चला जाता। क्लियर है? ये हमारे पास अगर नंबर 1456 में 8 जोड़ेंगे 1464 होता, तो ये नंबर पूरी तरीके से 6, 3 और 4 से कट जाता। मतलब कितना ऐड करना पड़ा? 8। छोटी छोटी संख्या हुई 8। क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इफ द गेन इन सेलिंग इट फॉर रुपीज 27,120 इज 13%। मतलब क्या हुआ, हमसे पूछ रहा है किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा जब उसे हम 13% के प्रॉफिट में बेचते हैं, तो 27,120 में बेच रहे हैं। 13% प्रॉफिट मतलब क्या होगा, अगर सीपी मान लेते हैं 100 रुपये रहा होगा, एसपी क्या हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट से 113। ठीक है, हमसे सीपी पूछा है, मतलब सीपी का 113% का वैल्यू दिया हुआ है 27,120। हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं आराम से। अगर इसको हम कैंसिल करें, देखेंगे ये 240 बार में जा रहा है। सीपी क्या हो गया, 240 गुना 100, 24,000। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का। सेट सॉल्व करने का ये फायदा होता है कि एक साथ हम सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए सॉल्व कर दें, जिससे हमें आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ज़्यादा टाइम है नहीं भी एग्जाम में जो टॉपिक वाइज करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक वाइज फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर एलसीएम इज 36, फाइंड पी प्लस क्यू। मतलब पी और क्यू दो नंबर है, वो दिया हुआ है 4:3 के रेशियो में, और इनका एलसीएम दिया हुआ है 36। हमसे पी प्लस क्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का कॉमन टर्म को कॉमन टर्म बिटवीन पी एंड क्यू तो अगर x मान लें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू ये हो जाएगा 3x पी एंड क्यू 3x और 4x का क्या हो जाएगा 3 × 4, कॉमन टर्म है x, मतलब 4×3 = 12। 12x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 36। यही तो हमने एलसीएम निकाला। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। x बराबर अगर 3 है तो p क्या हो जाएगा 4x है। 12 q क्या हो जाएगा 3x है। 9 दोनों का सम पूछा है। q आ जाएगा 3x है,
3 इंटू 3 9, दोनों का सम क्या हो जाएगा 12 + 9। सही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए आज के अंतिम को प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 9% एंड 7% इज 190। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आइटम। मतलब किसी आइटम को 9% प्रॉफिट पे बेचते हैं और 7% प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 190 रुपये है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 2% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 190, 9% 7% के बीच का डिफरेंस ही तो दिया है 190। तो 2% 190, हमें 100% का वैल्यू पता करना है, कर लेते हैं। 2% अगर 190 है तो 1% कितना हो जाएगा 85, 850 मतलब 85 100, 100% कितना हो गया 1% बराबर 850, 100% कितना हो जाएगा, सॉरी 950 होगा ये। सौ परसेंट बराबर हो गया 950, 9500। क्लियर है। तो आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए हमारा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।